नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रेप एकेडमी पर, जहां सफलता ही हमारा लक्ष्य है। दोस्तों, कल हम बात कर रहे थे संसद के विषय में। संसद के विषय में हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें जान ली थी। अब हम लोग उसके आगे की बात करेंगे और आगे की बात में हम लोग कई सारी चीज़ें पढ़ेंगे। उसमें हम लोग जो लोकसभा की चुनाव प्रक्रिया है या राज्यसभा की जो चुनाव प्रक्रिया है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और लोकसभा सीटों का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है हर जनसंख्या के बाद में। आप सभी को पता है, जनसंख्या गणना के बाद में हर 10 साल बाद जो जनसंख्या होती है उसके बाद क्या होता है, लोकसभा सीटों का निर्धारण होता है। लेकिन हर बार नहीं, क्योंकि उसके लिए कुछ नियम, कुछ कानून बनाए हुए हैं, उन्हीं के तहत सारे काम होते हैं। तो आज हम उन सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे एक एक कर कर। तो दोस्तों, बस बने रहिए हमारे साथ, अपना कॉपी पेन रेडी कर लीजिए और शुरू करते हैं एक नए युद्ध को, नई युद्ध की तैयारी के लिए, और जुड़ते हैं अपने टॉपिक से। तो दोस्तों, कल हम लोगों ने कई सारी बातों पे बहुत महत्वपूर्ण चर्चा की थी। आपने अगर वीडियो को देखा होगा तो आपने जरूर ही चीज़ों को समझने की कोशिश की होगी। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है वो हम शुरुआत करते हैं अपने पहले टॉपिक के साथ में। तो लोकसभा की चुनाव प्रक्रिया को हम अगर देखें तो लोकसभा की चुनाव प्रक्रिया के संबंध में दो उपबंध दिए गए हैं। पहली बात तो आपको यह समझनी होगी कि चुनाव के लिए सभी राज्यों को क्या प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। पहली बात आपको यह समझनी है। तो चलिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एक एक करके पॉइंट, जो सारे लिख लिख के जो हम लोग करते आते हैं हमेशा। तो लोकसभा की चुनाव प्रक्रिया के बारे में हम लोग बात करेंगे। लोकसभा की चुनाव प्रक्रिया, तो इसमें पहली बात क्या बोली गई है कि चुनाव के लिए सभी राज्यों को क्या प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा। पहली बात तो क्या किसमें विभाजित होंगे, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में। प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में, यह बात आप लोग को समझनी। अब प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से मतलब क्या है कि आपने देखा, अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी में कितनी लोकसभा की सीटें हैं आप लोग को सबको पता होगा, ऑलमोस्ट लगभग 80। तो ये 80 सीटें अब टोटल यूपी की हैं ना, तो वो हर जगह होंगी, कहीं कुछ यहाँ होंगी, कुछ यहाँ होंगी, कुछ यहाँ होंगी। तो इस प्रकार से आप इन चीज़ों को समझने की कोशिश कर सकते हैं। तो चलिए, इसमें देखिए जो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के हिसाब पर जो विभाजन दिया गया है, इसमें दो उपबंध दिए गए हैं। तो चलिए दोनों उपबंधों की बात कर लेते हैं कि वो दो उपबंध आखिर कौन कौन से दिए गए हैं। तो पहली बात ये कि सीटों का आवंटन ऐसी रीति से किया जाएगा कि स्थानों की संख्या से क्या होगा, कि स्थानों की संख्या से उस राज्य की जनसंख्या का अनुपात सभी राज्यों के लिए एक साध्य होगा। समझने की कोशिश करिए कि अब जो भी सीटों का निर्धारण हो रहा है वो जनसंख्या के अनुपात पे हो रहा है। कितना, हम अगर बहुत पहले जब हम बात करते थे, जब मैंने आपको शुरुआत में पढ़ाया था कि 1947 में जब लोकसभा किस प्रकार से काम कर रही थी। पहली तो वो संविधान सभा के रूप में एक पहर पे काम कर रही थी, दूसरी पहर में वो लोकसभा की तरह काम कर रही थी। ठीक है, तो वहां मैंने क्या बताया था, जब सीटों का निर्धारण हुआ, जब लोगों को चुनना था संविधान सभा में, तो वहां क्या एक पैमाना बनाया गया कि प्रत्येक 10 लाख पर एक व्यक्ति चुना जाएगा। तो ये बात आप वहां से समझने की कोशिश कर सकते हैं कि किस प्रकार से सीटों का निर्धारण होगा, और जो सीटों का निर्धारण होगा उसका जो अनुपात होगा वो पूरे राज्य में एक साध्य होगा, यानी कि एक समान होगा। ठीक, अगर हम यूपी स्टेट की बात करें तो यूपी स्टेट में जितनी भी सीटें होंगी उन पर प्रत्येक सीट पे जो जनसंख्या होगी वो एक समान होगी। यहां से आप इस बात को समझने की कोशिश कर सकते हैं। तो ठीक, तो चलिए हम पहला पॉइंट लिख देते हैं जिससे आपको अपनी कॉपी में लिखने में आसानी होगी। तो जो स्थानों की संख्या होगी, मैं सीधे लिख रहा हूं, जो स्थानों की संख्या होगी, स्थानों की जो संख्या होगी, स्थानों की संख्या से उस राज्य की क्या जनसंख्या का अनुपात सभी राज्यों के लिए, उस राज्य की जनसंख्या का अनुपात सभी राज्यों के लिए एक साध्य होगा, एक साध्य होगा। अब ये तो हो गया आपका पहला उपबंध इस
संदर्भ में। दूसरा उपबंध क्या कहता है कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की, मैंने अभी बात कहा कि पूरे स्टेट की बात की, अब मैं बात जो कर रहा हूं वो प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की बात कर रहा हूं कि जैसे आप मान लीजिए यूपी की अगर बात करूं तो यहां पर कितनी, लगभग 80 लोकसभा सीटें हैं, तो वहां पर क्या 80 निर्वाचन क्षेत्र हैं। आपको ये बात यहां पर अगर एक लोकसभा सीट ये है तो मतलब क्या हुआ इसका कि ये एक निर्वाचन क्षेत्र है। ठीक, अगर 80 की बात करें तो मान लीजिए ये 80 निर्वाचन क्षेत्र है। ठीक, तो इस प्रकार से समझने की इसको हम कोशिश करते हैं कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या का उसको आवंटित स्थानों की संख्या से क्या आवंटित स्थानों की संख्या के अनुपात क्या होगा, समस्त राज्य के साथ यथासाध्य एक ही होगा। ठीक है, कि मतलब क्या कि वही बात जो मैंने आपको शुरुआत में बताई कि अगर एक सीट पे 10 लाख जनसंख्या है तो आगे जो भी सीट्स निर्धारित होंगी उन सभी पर क्या 10 लाख संख्या ही होगी। लेकिन अगर मैं यहां पे इसकी बात करूं तो यह जो उपबंध है यह सिर्फ उन्हीं राज्यों के लिए लागू है जिनकी जनसंख्या कितनी, 60 लाख से ऊपर है, जिनकी जनसंख्या 60 लाख से ऊपर है। यह प्रतिबंध या उपबंध उन राज्यों पर लागू नहीं है जिनकी जनसंख्या 60 लाख से कम है। ठीक, तो चलिए ये बात भी आप लोगों ने क्लियर कर ली। तो क्या कहता है, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या का उसको आवंटित स्थानों की संख्या का अनुपात संपूर्ण राज्य में एक साध्य होगा। साध्य या इसको बोल सकते हैं समान होगा। तो इतनी सी बात हम लोगों ने क्लियर कर ली। ठीक है, ये जो पहली बात थी लोकसभा की चुनाव प्रक्रिया के बारे में। तो आप सभी को पता है कि जो आपका संसद है और संसद में कितने, 2 सदन है, एक तो लोकसभा है और एक आपका राज्यसभा है। तो लोकसभा में जो प्रतिनिधि चुनकर आते हैं वो प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा आते हैं। आप सभी को पता है कि लोकसभा का जब चुनाव होता है तो आप मत देने जाते हैं। जैसे कि जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो आप मत देने नहीं जाते हैं, तब कौन, लोकसभा और राज्यसभा के जो प्रतिनिधि होते हैं, जो जनता के प्रतिनिधि होते हैं, वो राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेते हैं और उसको क्या कहते हैं, अप्रत्यक्ष निर्वाचन कहते हैं। ठीक है, और मैंने आपको बताया भी था कि राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया क्या कहलाती है, एकल संक्रमणीय आनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली के तहत क्या राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। लेकिन इसके जस्ट विपरीत क्या होता है, आपका लोकसभा का चुनाव, यहां जहां पर जनप्रतिनिधि प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। तो चलिए इसमें अब आगे की बात करते हैं। आगे की बात क्या होगी कि किस प्रकार से प्रत्येक जनसंख्या के बाद सीटों का समायोजन कैसे होता है या किस प्रकार से होता है, उस विषय में हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक, देखिए दोस्तों मैं आपको ये सब इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि आपने बहुत सारे टीचर्स यूट्यूब पे देखे होंगे, ऑफलाइन क्लासेस में देखे होंगे, ये सब चीजें आपको कोई नहीं बताएगा। हालांकि इनसे एग्जाम से बेशक थोड़े कम क्वेश्चन उठे या एक आधा ही क्वेश्चन उठे, लेकिन जो आपको डीप नॉलेज है, जो आपकी जीके कहते हैं उसको, अगर हम जीके कहें तो आपकी जीके बहुत मजबूत हो जाएगी और आप कहीं भी किसी भी मुद्दे पर अपनी बात रखने के लिए बहुत ही ज्यादा वे में सक्षम हो पाएंगे। तो चलिए हम बात करते हैं कि प्रत्येक जनगणना के पश्चात किस प्रकार से सीटों का पुनः समायोजन होता है। तो इस बात की जो व्याख्या की गई है आपकी, वो आर्टिकल 82 में की गई है। किसमें, आर्टिकल 82 में की गई है। तो क्या कहता है, प्रत्येक जनगणना के पश्चात, प्रत्येक जनगणना के पश्चात सीटों का समायोजन, और ये आपका कहां है, अनुच्छेद 82 में, अनुच्छेद 82 में। तो देखिए दोस्तों, इसको हम एक छोटे से फ्लो चार्ट के माध्यम से चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मेरा वो कॉन्सेप्ट नहीं है कि बोर्ड पे थ्योरी छपवा दूं। मैंने एक गुरुजी देखे यूट्यूब पे
मुझे नाम नहीं उनका याद है और नाम लेना ठीक भी नहीं है। तो उन गुरुजी का बोर्ड तो काफ़ी बड़ा सा था, हमसे तो दोगुना बोर्ड था उनका, और उस बोर्ड पे उन्होंने इतना लिख रखा था कि पढ़ने वाला वो बोर्ड नहीं पढ़ सकता था, सिर्फ उनकी बात को सुन सकता था। लेकिन उन्होंने लिख इसीलिए रखा था कि कोई पढ़े, लेकिन अगर गुरुजी तक बात पहुंच जाए तो बता दूं कि कोई नहीं पढ़ पाता। तो चलिए मैं उस तरीके से आपको नहीं पढ़ाऊंगा, उस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आपकी एक एक चीज को क्लियर कर पाऊं। तो देखिए दोस्तों, जो प्रत्येक गणना के बाद सीटों का जो समायोजन होता है, जिसका क्या उपबंध, जिसके संबंध में कहां पर दिए गए हैं, आपके अनुच्छेद 82 में दिए गए हैं। क्या होगा, राज्यों में लोकसभा सीटों का आवंटन होगा। किसके बाद में, जब जनगणना होगी, लोकसभा सीटों का आवंटन होगा, लोकसभा सीटों का आवंटन होगा। ठीक, दूसरी बात क्या होगी इसमें, दूसरी, प्रत्येक राज्य का प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र जो होगा उसको क्या होगा, दोबारा विभाजित किया जाएगा या उसका विभाजन होगा। क्योंकि अगर मान लीजिए जनसंख्या घटती है या जनसंख्या बढ़ती है तो उसी के हिसाब से क्या होगा, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का विभाजन होगा। ठीक है, तो दूसरी क्या बात हो गई, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का विभाजन। माफ कीजिएगा, मुझे थोड़ा सा खांसी आ रहा है, कोरोना नहीं है मेरे को, बट ऑल द वे ये सब कोल्ड की वजह से हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, अब आगे इसमें अगर हम बात करें कि लोकसभा की सीटों का आवंटन किस प्रकार से हो रहा है, तो आपको पता होगा कि संसद को यह अधिकार है, किस बात का, संसद को किस बात का अधिकार है, संसद को यह अधिकार है कि वह इसके लिए प्राधिकार और रीति का निर्धारण करे। ठीक, अब जब मान लीजिए संसद में जब भी सीटों को बढ़ाया जाएगा या घटाया जाएगा तो उसके लिए संसद क्या करेगी, एक परिसीमन आयोग का गठन करेगी। किसका, परिसीमन आयोग का गठन करेगी, परिसीमन आयोग का गठन करेगी, परिसीमन आयोग का गठन करेगी। किसके लिए, लोकसभा सीटों को घटाने या बढ़ाने के लिए। ठीक, अब ये लोक परिसीमन जो आयोग है इसका काम क्या होगा कि यह इस बात को देखे कि जनसंख्या में वृद्धि हुई है या कमी हुई है, उसी के हिसाब से ये आयोग होगा, वो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। तो इसी प्रकार से कितनी बार परिसीमन आयोग आया है, अगर हम देखें तो आपका एक 1952 में, कितना, 1952 में एक परिसीमन आयोग आया, 1962 में आया, और आपका 1972 में, फिर 2002 में। कब, 1972 में, फिर 2002 में। ये 4 परिसीमन आयोगों का गठन अभी तक किया जा सका है। ठीक, अब एक चीज यहां पर आप समझने की कोशिश कीजिए कि अभी तक जो लोकसभा में सीटें निर्धारित हैं या जिन सीटों पर चुनाव होता है उनका आधार कौन सा है, जो आपकी 1971 में जो जनगणना हुई थी वो आधार है, वो आधार है। ठीक, पहली बात आपको ये समझनी होगी। अब ये जो 1971 की जनगणना थी, मैंने आपको अभी बताया कि ये जो विभाजन है ये हर बार नहीं होता है, हर जनसंख्या के बाद नहीं होता है। अब ये जो 1971 की जनगणना थी, इसको कब, 44वें संविधान संशोधन जो आपका कब हुआ था, 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो हुआ था 1976 में, उसके द्वारा इसको क्या, सन 2000 तक स्थिर कर दिया गया कि सन 2000 तक जो जनसंख्या का आधार रहेगा लोकसभा की सीटों के आवंटन के लिए, उसको क्या, 1971 ही जो है वो आधार रहेगा। कब, 1976 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको कब तक, सन 2000 तक स्थिर कर दिया गया। फिर क्या हुआ कि आपका फिर उसके बाद में 84वां संविधान संशोधन होता है, कौन सा, 84th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जो कब होता है आपका 2001 में। 84th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2001 में होता है। और इस ये जो जनसंख्या का आधार था 1971, इसको बढ़ाकर कितने, 25 वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाता है। कितने, 25 वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाता है। अब अगर मान लीजिए सन 2001 में इसको 25 वर्षों के लिए बढ़ाया गया, तो आप सिंपल सी बात है कि ये जो आधार रहेगा ये 2026 तक रहेगा। ये बात आप लोग को समझनी है कि जो अभी लोकसभा की सीटों का आवंटन का जो आधार है,
कब की जनगणना? 1971 की जनगणना है और यही कब तक रहेगी आपकी? 2026 तक रहेगी। तो सवाल यहां से बन सकता है। ठीक, सवाल कहां से बनेगा? यहां से। ठीक, तो ये इतनी सी बात आप लोगों ने समझ ली। अब जो ये 44वां संविधान संशोधन मैंने आपको बताया, तो 44वें संविधान संशोधन में क्या कि सरकार को ये छूट मिली कि वो क्या कर सकती थी कि लोकसभा सीटों को बढ़ा सकती थी, और या उनकी जो जनगणना का आधार था वो 1991 की जो जनगणना थी, 1991 की जनगणना को अपना आधार बना सकती थी। ये किसके द्वारा? 44 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ उसके द्वारा सरकार ने क्या कहा कि अब अगर लोकसभा सीटों का आवंटन करना चाहें तो आप 1991 की जनगणना को आधार बना सकते हैं, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। उसके बाद में फिर क्या हुआ आपका, जो मैंने 84 पढ़ाया, उसके बाद क्या हुआ, 87th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया और 87th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में क्या कहा कि 2000, अब इसमें क्या कहा गया कि 1991 की जनगणना को आधार ना बनाए अगर, तो आप 2001 की जो जनगणना है उसको आधार बना सकते हैं। लेकिन ये सब कुछ हुआ नहीं और अभी भी आधार क्या है जनगणना का, जनसंख्या का, वो 1971 की जो जनगणना थी वही आधार अभी भी है। तो चलिए दोस्तों, ये टॉपिक आपको मुझे लगता है कि पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अपने अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि संसद की जो सीटें हैं, जो लोकसभा की सीटें हैं, उसमें कुछ सीटें क्या आरक्षित सीटें हैं। किसकी? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कुछ आरक्षित सीटें हैं। और किस प्रकार से हैं? वो जनसंख्या के अनुपात में कुछ सीटें जो क्या आरक्षित की गई हैं। किसके लिए? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए। और ये आरक्षण आखिर क्यों दिया गया है? तो आप सभी को पता है कि जो अनुसूचित जनजाति जो सामाजिक रूप से पिछड़े हुए व्यक्ति हैं, उनको समाज में बराबर का दर्जा देने के लिए ही ये आरक्षण दिया जाता है। तो ठीक, अब हम बात करेंगे कि SC ST के लिए सीटों का आरक्षण जो था वो किस प्रकार से लोकसभा सीटों में आवंटित था या किस प्रकार से कार्य कर रहा था। तो ठीक, हम लोग बात करेंगे। अब पहली बात यहां पर एक चीज देखिए कि जो राज्यसभा है वहां पर क्या आनुपातिक प्रतिनिधित्व है। ठीक, आनुपातिक प्रतिनिधित्व। लेकिन लोकसभा में ऐसा कुछ नहीं है। लोकसभा में क्या है? प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है। ठीक, अब अगर सीधे सीधे आपसे सवाल पूछ दे कि लोकसभा में कैसी क्या प्रतिनिधित्व की प्रणाली है, तो आप क्या बोलेंगे कि प्रादेशिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली है किसमें? लोकसभा में। और किसकी? आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है किसमें? आपकी राज्यसभा में। ठीक, ये बात आप पहले यहां पर क्लियर कर लीजिए। उसके बाद चलिए हम बात करते हैं SC ST के लिए जो सीटें रिजर्व की गई हैं लोकसभा में, उसकी हम बात करते हैं। तो अब ये जो सीटें रिजर्व की गई हैं वो किस आधार पे रिजर्व की गई हैं? इनका आधार क्या है? जनसंख्या अनुपात। इनका आधार क्या है? जनसंख्या में इनका अनुपात। जनसंख्या में इनका अनुपात कितना है, उसी आधार पर इनकी सीटों का निर्धारण किया गया है। तो आपको पता होगा कि प्रारंभ में ये आरक्षण जो था, ये इसको क्या बोलते हैं? राजनैतिक आरक्षण। ठीक, राजनैतिक आरक्षण था जो SC ST के लिए। ये प्रारंभ में कितने? 10 वर्षों के लिए था। प्रारंभ में कितने वर्षों के लिए था? प्रारंभ में कितने वर्षों के लिए था? 10 वर्षों के लिए। 10 वर्षों के लिए ये था। ठीक, उसके बाद क्या हुआ? ये जो प्रारंभ में 10 वर्षों तक था, उसके बाद फिर 10 वर्ष बढ़ा, 10 वर्ष बढ़ा, 10 वर्ष बढ़ा, और ये कब तक रहा ऐसे ही करके? 1960 तक। 1960 तक, ये 1960 तक इसी प्रकार से चलता रहा। फिर उसके बाद क्या हुआ? संविधान में एक संशोधन होता है आपका 95वां संविधान संशोधन 2009 के द्वारा। ये जो रिजर्वेशन था इसको बढ़ाकर कब तक कर दिया गया? 2020 तक कर दिया गया। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ? 95वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ आपका 2009। तो इसको बढ़ाकर कब से? 1960 से सीधे बढ़ाकर कब तक? 2020 तक कर दिया गया। 2020 तक कर दिया गया। तो ये चीज आप लोग को यहां समझ लेनी होगी। अब यहां पर अगर हम एक छोटी सी बात करें,
एक जो 84वां संविधान संशोधन मैंने अभी आपको बताया, और 84वें संविधान संशोधन में क्या कहा गया कि जो जनसंख्या का आधार है उसको क्या बना दिया जाए कि 2000 कितना 1991 बना दिया है, माफ कीजिएगा, कि जनसंख्या का जो आधार है लोकसभा की सीटों के आवंटन के लिए उसको कब का बना दिया जाए, 1991 का बना दिया जाए। ठीक, अब जो ये आरक्षित सीटें हैं इनका जो आधार है वो 1991 की जनसंख्या पर ही नियत है या स्थिर है। ठीक, ये बात भी आप लोग को यहां पर समझनी होगी। उसके बाद क्या हुआ कि 87वां संविधान संशोधन बताया मैंने आपको, कौन सा 87वां संविधान संशोधन, और 87वां संविधान संशोधन आपका कब आया था, 2001 में। कब, 2001 में। और 2001 में क्या हुआ, 2001 में 91 की जनगणना जो थी, कहा कि जो 91 की जनगणना है उसको आप चेंज करके आप 2001 की जनगणना को आधार बना सकते हैं। आप आधार बना सकते हैं। अब जो SC ST के लिए क्या कहते हैं, आरक्षण की व्यवस्था की गई है लोकसभा सीटों में, उसकी जनसंख्या का आधार क्या है, 2001। ठीक, तो ये बात आप यहां पर स्पष्ट तौर पर समझने की कोशिश करिए। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि लोकसभा में संसद के 2 सदन हैं, आपको बहुत अच्छे से पता है, लोकसभा और राज्यसभा। अब दोनों सदनों में जो सदस्य होते हैं उनकी अवधि कितने दिन की होती है, इस बात पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप लोग को अगर पढ़ने में मजा आ रहा हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए अगर कोई क्वेरी है तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि दोनों सदनों की अवधि कितनी होती है, और इस बात का जो जिक्र आपका कहां पर किया गया है, आर्टिकल 83 में इस बात का आपका जिक्र किया गया है कि दोनों सदनों की जो अवधि होगी वो कितनी होगी। तो चलिए हम लोग बात करते हैं उसी विषय में, बस एक थोड़ा सा रुकने की कोशिश करिए आप लोग, पानी आनी पीजिए, तब दोनों सदनों की अवधि की बात करते हैं। सदनों की अवधि, तो दोनों सदनों की जो अवधि है इसको कहां पर, इसके संबंध में उपबंध कहां पर दिए गए हैं, आपके अनुच्छेद 83 में, अनुच्छेद 83 में। तो अब आपको पता है कितने सदन, कितने संसद है आपकी, और संसद में आपका क्या है, एक तो राज्यसभा है, आपका राज्यसभा है, और इधर आपका ये लोकसभा है, लोकसभा है। अब आप सभी को एक बात तो पहले यहां पर समझनी चाहिए, ये कि राज्यसभा जो है वो क्या, एक स्थायी संस्था है। कैसी, स्थायी संस्था है। ठीक, स्थायी संस्था है, ठीक, या निकाय है। ठीक, अब राज्यसभा की अगर हम बात करें तो अगर आपसे सवाल कोई सीधे सीधे ये पूछे कि राज्यसभा पहली बार कब स्थापित हुई थी, तो आप उसका जवाब क्या देंगे। तो दोस्तों देखिए, राज्यसभा जो पहली बार स्थापित हुई थी वो 1952 में हुई थी। तो पहली बार कब स्थापित हुई, पहली बार कब स्थापित हुई, पहली बार स्थापित कब थी, पहली बार स्थापित कब हुई, 1952 में, 1952 में। ठीक, 1952 में। उसकी बात करें क्योंकि ये स्थायी संस्था है, इसका विघटन नहीं होगा, ये बात तो यहीं से क्लियर हो जाती है। ठीक, अब एक चीज यहां पर ध्यान दीजिए कि जो राज्यसभा के 1/3 सदस्य हैं, कितने, 1/3 सदस्य हैं, वो क्या हर वर्ष क्या होता है, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। 1/3 सदस्य हर वर्ष कितने, हर वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक, अब अगर बात करें कि जब 1/3 सदस्य हर वर्ष सेवानिवृत्त हो जा रहे हैं तो इनका चुनाव भी अल्टरनेट होता रहता होगा, तभी तो ये जो संख्या है 245 ये कंप्लीट रहती होगी ना, क्योंकि कुछ लोग जब जा रहे हैं तो कुछ लोग आ भी रहे होंगे। तो ठीक है,
तो संविधान ने पदावधि निर्धारित नहीं की है राज्यसभा सदस्यों की, लेकिन फिर भी इसको कितना 6 वर्ष मान लेते हैं। ठीक, 6 वर्ष का कार्यकाल लगभग जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनका रहता है। तो पदावधि अगर कहे कि संविधान में पदावधि निर्धारित है तो नहीं, संविधान में इसकी पदावधि, राज्यसभा की पदावधि के बारे में कोई भी बात या कोई भी उपबंध नहीं दिया गया है। क्या बस इसको अगर हम मान लें तो ये 6 वर्ष के लिए होता है जनरली। ठीक, 6 साल। अब ये जो 6 वर्ष है ये इसको कब आखिर डिसाइड किया गया, तो आपको याद होगा कि 1951 में एक प्रतिनिधित्व अधिनियम आया था। किसके द्वारा? प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में। तो उसके द्वारा इसकी अवधि कितनी? 6 वर्ष की निर्धारित कर दी गई। तो राज्यसभा की हमने बात कर ली अवधि के बारे में। अब अगर हम लोकसभा की बात करें तो आपको पता होगा कि लोकसभा चुनाव कैसे आम चुनाव होता है, प्रत्यक्ष रूप से हम लोग मतदान करते हैं, या प्रत्यक्ष चुनाव, ये जो प्रत्यक्ष चुनाव होता है। तो इस प्रत्यक्ष चुनाव के बाद में जो भी पार्टी बहुमत दल, जिसकी भी पार्टी बहुमत में होगी, अब वो क्या होगा, उस पार्टी का जो बहुमत दल का जो नेता होगा उसको राष्ट्रपति क्या, प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा कि पहली बैठक जब लोकसभा में होगी तो वहां पर क्या, एक लोकसभा अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा। जब हम लोग ये लोकसभा के पदों के बारे में पढ़ेंगे या पीठासीन अधिकारियों के बारे में पढ़ेंगे तो वो सब की बात करेंगे। ठीक, तो जो लोकसभा है, आम चुनाव के बाद जो पहली बैठक होगी, आम चुनाव के बाद जो पहली बैठक होगी उसके 5 वर्ष बाद तक इसकी अवधि रहती है। 5 वर्ष बाद तक। तो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि लोकसभा सदस्यों की जो अवधि होती है कार्यकाल की, वो कितनी होती है? 5 वर्ष होती है। ठीक, दूसरी बात अगर ये 5 वर्ष के लिए है तो 5 वर्ष के बाद अगर ये चुनाव हो रहे हैं, तो अगर नहीं हो पा रहे हैं चुनाव किसी वजह से, आपातकाल की स्थिति वजह से, तो क्या होगा, ये स्वतः विघटित हो जाएगी। क्या होगी? स्वतः विघटित हो जाएगी। या फिर क्या होगा कि कोई अधिनियम लाकर इसकी क्या होगा, पदावधि को बढ़ा दिया जाएगा। इसकी भी मैं चर्चा करूंगा, थोड़ा सा बस आप धैर्य रखिए और बने रहिए। तो चलिए, अब राष्ट्रपति के संबंध में अगर हम लोकसभा की बात करें तो राष्ट्रपति को यह शक्ति दी गई है कि वह लोकसभा को किसी भी समय विघटित कर सकता है। लोकसभा को किसी भी समय विघटित कर सकता है। जब मैंने आपको राष्ट्रपति टॉपिक पढ़ाया था तो मैंने आपको यह बात बताई थी कि राष्ट्रपति की यह शक्ति है कि वह लोकसभा को कभी भी विघटित कर सकता है। यह राष्ट्रपति की शक्ति है। ठीक, आपातकाल की स्थिति, मैंने जैसा कि अभी बताया कि ये जो कार्यकाल है इसको आपातकाल की स्थिति में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो ऐसा एक बार हुआ है, आपको याद होगा कि 1976 की जो सरकार थी उसको 1977 फिर 78 तक बढ़ाया गया था। 78 तक बढ़ाया गया था। तो ये बात आप लोग को ध्यान में रखनी है। ठीक, तो यहां तक तो दोस्तों हम लोगों ने अपनी सारी चीजों को एक एक करके क्लियर कर लिया। अब हम अगर बात करें आगे के टॉपिक की तो हम लोग जरूर ही जुड़ेंगे उसके साथ में, बस थोड़ा सा आप लोग धैर्य बनाए रखें। तो दोस्तों अगला जो टॉपिक होगा इसके बाद में हमारा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं छोटे छोटे पार्ट में वीडियो पढ़ाऊंगा, आपको लेक्चर्स लूंगा आपने, जिससे कि आपको बोर ना हो, जरा भी आप टॉपिक के साथ अपना इंटरेस्ट पूरा बना पाएं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए बने रहिए प्रेप एकेडमी पे, जहां सफलता ही हमारा लक्ष्य है। जय हिंद, जय भारत।